आदरणीय मंच, लाशों के इस देश में एक जिंदा शहर में आया हूं। इतनी भारी तादाद में, इस डर के माहौल में, यदि किसी पत्रकार को सुनने लोग आते हैं तो मैं ये बात मानता हूं कि बदलाव होगा। ये इसका द्योतक है। बोलने वाले कम है ऐसा नहीं है, सुनने वाले नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो सुनना चाहते हैं वो छुप के सुनना चाहते हैं, और जो सुन के भी इस बात को नहीं मानते कि आप सही कह रहे हो, ये एक दूसरा प्रॉब्लम इस देश में है। अमृत काल चल रहा है, 75 साल हो गए हैं जिन दो महापुरुषों के तस्वीर को माल्यार्पण करके हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। आज उन्हें जरूर ऊपर दुख होता होगा कि 75 साल बाद इस देश में ऐसा भी समय आएगा कि निर्भय बनो विचार मंच की स्थापना करनी पड़ेगी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा क्या हुआ कि हमें निर्भय बनो इस मंच की जरूरत पड़ी? विकास करो, प्रगति करो, ऐसे मंच क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पूरा देश एक डर के साए में जी रहा है। डर किस बात का? डर इस बात का कि कल नौकरी रहेगी न रहेगी। डर इस बात का कि एक तानाशाह बैठा हुआ है तुगलक की फरमान लेके, और रात को 8 बजे माइक लेके क्या बोलेगा और किसके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा ये किसी को पता नहीं। डर किसान को कि उसको पता नहीं है कि उसकी जमीन जाएगी या रहेगी। डर उस नौकरी करने वालों को उसको पता नहीं है कि नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। बच्चों को डर है कि मेरे लिए भविष्य क्या है, मुझे पूरा टाइम मंदिर के सामने रहना है, पकौड़े तलना है, या फिर मुझे कुछ साइंटिस्ट बनके या डॉक्टर बनके तरक्की भी करनी है। ये हर डर हर एक के मन में है। पत्रकार को डर है, आज मैं बोला हूं मैं वापस घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि या सीधे मुझे तिहाड़ भेज दिया जाएगा। आज हर एक आदमी डर के साए में जी रहा है। और यह डर क्यों है? मैं बार बार कहता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, जिस लोगों से आप डर रहे हो उससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ आपको कहता हूं। पत्रकार होने के नाते कई लोगों से संबंध होते हैं। आप अधिकारी से मिलते हैं, आप किसी बड़े स्पिरिचुअल गुरु से भी मिलते हैं, आप किसी पंडित को भी मिलते हैं, आप किसी जेब कतरे को भी मिलते हैं, तो आप किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी रहते हैं। मैं ऐसा ही मुंबई में किसी के साथ खाना खाने बैठा था, वो बड़ा नाम था अंडरवर्ल्ड का। साथ में बैठे थे, मेरे हाथ से गलती से टेबल से चम्मच गिर गया और चम्मच की खनखनाहट से सब लोग उठ के खड़े हो गए कि क्या हुआ। तब मुझे पता पड़ा कि जिसका डर पूरे मुंबई में है वो इतना डरपोक है कि वो एक चम्मच की आवाज से भी डर जाता है। ऐसे ही डरपोक लोग बैठे हैं दिल्ली में। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि लोग डर रहे हैं, इसलिए वो मजे ले रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनका वजूद हम लोगों से है, हमारा वजूद उनसे नहीं है। यदि हम हैं तो वो है। देश का प्रधानमंत्री कोई जन्म नहीं लेता और अनाउंसमेंट नहीं होता कि ये जैसा कोई एक स्पिरिचुअल लीडर होता है कि भाई इसका जन्म हुआ और पता पड़ा कि ये बड़े अभी कोई धर्मगुरु बनेंगे। ये भविष्यवाणी नहीं है। हम में से ही हम किसी को चुनाव जितवाते हैं, हम ही किसी के लुभावने लॉलीपॉप पे विश्वास रखते हैं। सवाल यह है कि सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं? सवाल सिर्फ गिने चुने लोग क्यों पूछे, आम आदमी क्यों नहीं पूछे? ये सांसद, एक विधायक, एक आमदार, खासदार, कारपोरेटर, मेयर क्या होता है? ये भगवान क्यों बना के रखते हैं आप? सवाल क्यों नहीं पूछते कि यदि आपकी समस्या की कोई है तो उसका सवाल पूछ लेना चाहिए। यदि मैं तकलीफ में हूं तो मेरे सांसद को मेरा सवाल पूछने का अधिकार है और उसको जवाब देना होगा। वो सिर्फ दिल्ली में जाके संसद भवन में बैठकर प्लेन की टिकट लेने के लिए सांसद नहीं बना है, उसको आपके एक वोट ने भी सांसद बनाया है। उस वोट की ताकत समझो, इसीलिए बोलना आना पड़ता है। दुर्भाग्य है इस देश के, ऐसा समय आया है कि कोई पत्रकार यदि सच बोलता है तो सेलिब्रिटी हो जाता है। ये कोई बहुत महिमा मंडन करने वाली बात नहीं है।
क्यों नहीं 10,000 अशोक वानखेड़े बात करते? मैं जानता हूं मेरे ऐसे कई पत्रकार मित्र हैं जो मेरे से अच्छी बात कर सकते हैं और ज्यादा ताकत से बात कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि उनकी जरूरत ऐसी है कि कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती है, और सारे हमारे मीडिया के जो मालिक है वो सरकार के दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के नृत्य कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। सवाल हम पूछते नहीं, ये दुर्भाग्य है। सवाल का जवाब वो न दे, लेकिन सवाल का प्रेशर इतना दो कि वो भाग के खड़ा हो जाए। हमारे यहां तो सवाल पूछने की, क्योंकि सवाल वो लेता है जिसको जवाब देने की ताकत होती है। यदि आप अंदर से खोखले हो, आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो, तो फिर आप सवाल टालते हो। यही है कि मेरे 35 साल के दिल्ली के वास्तव्य में मैंने पहली बार देखा कि 2014 से ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आया जो पत्रकारों से बात ही नहीं करता। उसको यदि पत्रकार से यदि अपना इंटरव्यू भी करवाना होता है तो उसे अक्षय कुमार लगते हैं, और फिर अक्षय कुमार के सामने एक विश्व की बड़ी समस्या होती है, और वो समस्या फिर प्रधानमंत्री के सामने बोली जाती है, और फिर प्रधानमंत्री उस समस्या का निदान करके अपने आप को विश्व पुरुष साबित करते हैं। और समस्या ये है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि मेरा प्रधानमंत्री इतराते हुए ये बताता है कि मैं आम काट के खाता हूं या मैं चूस के खाता हूं, लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं है कि रोज मेरे देशवासी के थाली में से अनाज कम हो रहा है, दालें घट रही है, तेल घट रहा है, सब्जियां चली जा रही है, और मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूं। मैं विश्व के आए हुए लोगों को चांदी के थाली में खाना खिला के महिमा मंडित करता हूं और कहता हूं कि मेरा देश कितना महान है। देश महान उससे नहीं होता कि आप किसी मेहमान को चांदी के थाली में खिलाओ। देश उससे महान होता है कि इस देश में कोई भूखा रात को न सोए, ये आपकी उपलब्धि है। जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के भीख पे पिछले 3 साल से जिंदा है, वो देश की इकोनॉमी विश्व की बड़ी इकोनॉमी कैसे हो सकती है? ये सवाल मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और इसका जवाब मैं रोज ढूंढ रहा हूं। हमारी इकोनॉमी, इन लोगों को ये नहीं समझ में आती कि हमारी इकोनॉमी किसी प्रधानमंत्री के या किसी सरकार के नीति निर्धारण से तय नहीं हुई। ये देश की लोक संख्या 143 करोड़ है। यदि हर एक ने तय कर लिया कि आज हम एक खिला खरीदेंगे, एक खिला जो मारतो आपण दीवार मध्ये भिंती मध्ये, और जिस दिन 143 करोड़ लोगों ने खिला खरीदने का तय किया, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि पूरे एशिया के खिला मैन्युफैक्चरर कम पड़ जाएंगे और वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही इस देश की ताकत है। मूर्ख बनाया जाता है हमें कि जीएसटी की बढ़ गया है, इकोनॉमी लाइन पे आ गई है। इकोनॉमी लाइन पे आ गई है, यदि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हमारी आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी है, तो फिर 5 किलो अनाज की भीख बंद क्यों नहीं करते? जो सम्मान राशि के नाम से 6,000 रुपए देते हैं किसानों को साल में, वो भीख बंद क्यों नहीं करते? क्या जरूरत है उसको देने की यदि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है? जीएसटी का जैसा बड़ा घोटाला नहीं है। जीएसटी 3 फॉर्मेट में आता है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एक आई जीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जब भी आप जीएसटी के आंकड़े केयरफुली देखेंगे तो देखिएगा उसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ये 40 से 50% का रहता है, और 50% हमारा आई जीएसटी है जो इंपोर्ट पे सरकार पैसा कमाती है। जो देश आयात पे लगाए हुए टैक्स से पैसा कमाता हो, उस देश की इकोनॉमी को गर्त में जाना यह तय है, क्योंकि आप बाहर से इतना माल मंगा रहे हो और उससे टैक्स लेके पैसा कमा रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं। देश वो तरक्की करता है जो अपने एक्सपोर्ट के द्वारा पैसा कमाता है। जब निर्यात करता है तो देश के पास पैसा आता है। हमारे यहां निर्यात और आयात का घाटा $200 अरब का है। हम सब लखपति हैं। मैंने एक बार कहा था एक प्रोग्राम में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने देश के हर आदमी को लखपति बनाया। हर आदमी लखपति है कि हर आदमी की वर्थ आज 5 से 7 लाख रुपए, झूठ नहीं बोल रहा हूं। देश पे जितना कर्जा है वर्तमान में, यदि मैं 143 करोड़ लोगों पे डिवाइड करूं तो हर आदमी पे 125 लाख रुपए का कर्जा आता है। जब बैंक में आप कर्जा लेने जाते हैं तो कम से कम 5 गुना आपकी वर्थ होनी चाहिए। यदि 1,25,000 रुपए आप पे कर्जा है तो मान लो आप कम से कम 6 लाख के आदमी हो। इस सरकार ने आपको 6 लाख का आदमी बना दिया। एक दूसरा आंकड़ा मैं बताता हूं, ये जो इकोनॉमी के जितने भी
धोतक है जो बोलते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है। पिछले बजट में आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे महोदया ने आंकड़े दिए, इस देश की टोटल कमाई 27 लाख करोड़ रुपए है और उसमें से 11 लाख करोड़ हम कर्ज अदायगी और ब्याज देने में देते हैं। आप सब तनख्वाह वाले लोग हैं, आप सब अपने अपने घर की इकोनॉमी चलाते हैं। जिस दिन आपके इनकम का 40% आप सिर्फ कर्ज में दे दोगे या ब्याज देने में दे दोगे, क्या आप मानते हो कि आपका घर ठीक चलेगा? कतई नहीं चलेगा। लेकिन अंधेर नगरी है, अंधभक्तों की फौज है। यदि आप उनको कहो कि इतना कर्जा कैसे, तो कहते हैं कि आर्मी को चाहिए पैसा। समझ में नहीं आया। जो आदमी लाल आंखों से चाइना की तरफ देख के चाइना पीछे हटवाता था, उसको अब आर्मी पे इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? इसके पहले क्या जो सरकारें थी उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, 2-2, 3-3 युद्ध लड़े। आप मात्र एक सर्जिकल स्ट्राइक करके इतराते हैं। याद करो उस दुर्गा को जिसने एक घाव में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तब तो नहीं कहा कि कर्जा इसलिए ले रही हूं कि मुझे पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है। ये एक माया जाल रचा जाता है और इस माया जाल से निकलना होगा। इसीलिए मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। टेलीविजन माध्यम से 5 मिनट बोल लिया तो बहुत ज्यादा हो जाता है और डिजिटल माध्यम आने के बाद 15 मिनट का कंटिन्यूस बोलने से तो हो जाएगा। लेकिन ये बोलना क्यों पड़ रहा है? ये जन जागरण क्यों करना पड़ रहा है? निर्भय बनो विचार मंच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे जगाना पड़ रहा है मेरे मतदाताओं को। मुझे उनको उस डर से बाहर निकालने का प्रयास करना है। मुझे बताना है कि ये देश कितना खोखला होते जा रहा है। हम श्रीलंका होने के कागार पे है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। श्रीलंका जब हुआ था तो किसी को पता नहीं था। सुबह उठ के देखा तो पेट्रोल के पंप पे पेट्रोल नहीं थे, लाइनें लग गई और देखते देखते श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। ये ऐसा ही होता है। यदि आपका कर्जा बढ़ता रहा और यदि आपका एक्सपोर्ट कम होता रहा, इंपोर्ट बढ़ता रहा, तो मैं आपको यकीनन कहता हूं, जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी है यहाँ पे, वो उनको समझ में आएगा। एक वी ग्रोथ होता है और एक के ग्रोथ होता है। के ग्रोथ में करोड़पति करोड़पति होते हैं और गरीब गरीब हो जाता है, और वी ग्रोथ में दोनों ऊपर की तरफ उठते हैं। हम लगातार 2014 से के ग्रोथ के मोड़ पे जिंदा है। हमारे यहां एक तरफ हम इतराते हैं कि विश्व में, एशिया में सबसे रईस लोगों में हमारे 4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दूसरे तरफ हम कहते हैं कि हमारे देश के 81 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे यदि उनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार कहती है कि हमने 700 रुपए का सिलेंडर कर दिया गरीबों के लिए। गरीबी रेखा के नीचे जो हमारे देश का पैरामीटर है, उसके हिसाब से किसी भी परिवार की आय 2250 रुपए प्रति महीना है तो गरीबी रेखा के नीचे है। मैं आप ही के बीच में सवाल छोड़ता हूं, क्या 2250 रुपए जिसकी महीने की इनकम होगी, क्या 700 रुपए का सिलेंडर वो ले पाएगा? और उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमने एहसान किए। 6000 रुपए, मेरे घर में भी खेती होती थी। मैं भले ही प्राइमरी टीचर का बेटा हूं, लेकिन मेरे पिताजी भी एक किसान के बेटे थे। मैंने खेत में हल चलाते हुए उनको भी देखा है। क्या 2.5 एकड़ खेत में साल में 6000 रुपए में आप बीज भी खरीद पाओगे कि नहीं पाओगे, मुझे बताइए। तो फिर ये कौन सी सम्मानजनक राशि है? ये रिश्वत है आपको दी जाने वाली। ये रिश्वत के मायने आप समझिए। ये 6000 रुपए नहीं, ये आपका मत खरीदने का प्रयास है, ये आपका मत परिवर्तन करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि आप जो मन में आया करो, लेकिन इस देश को किसी तो एक सेक्टर में ग्रोथ करवाओ। आज इजराइल के युद्ध के समय जो वर्ल्ड की रिपोर्ट्स आई है मीडिया वॉच की, पता पड़ा कि हमारा भारत एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस किया, बोला बहुत रोते हो तुम, एक्सपोर्ट में नंबर 1 नहीं हो, अब हम हो गए। मैंने बोला अरे किस चीज में? बोले फेक न्यूज एक्सपोर्ट करने में। इजराइल के युद्ध में हमारे तथाकथित पत्रकार जो इजराइल में जाके उस एरिया से रिपोर्ट करते हैं जहां से बमबारी होके 7 महीने हो गए, खाली पड़े बिल्डिंग के पीछे नीचे लेट लेट के बताते हैं कि जैसे कि युद्ध में
युद्ध में पत्रकारिता करना बात अलग होते हैं, इनके कभी बाप ने भी नहीं की होगी। युद्ध में जो पत्रकार करते हैं, टोटल 22 पत्रकार मारे गए हैं इस बमबारी में, वो है युद्ध की पत्रकारिता। 2 लाख का वीजा और पूरा टिकट और ये मिलके एक पत्रकार का पैकेज करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए होता है एक ट्रिप का। अब 1500 रुपए खर्चा करके मणिपुर नहीं जा पाए, जो पिछले 5 महीने से जल रहा है। मणिपुर की गवर्नर, क्योंकि पत्रकारिता में है तो संबंध सबसे होते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। आज ताई से मेरे व्यक्तिगत संबंध है तो हम बोलते कि चलो ताई कांग्रेस में है, कल ताई मंत्री बनेंगे तो हो सकता है ताई के खिलाफ बोलने वाला भी अशोक वानखेड़े ही होगा, लेकिन फिर वो मंत्री के खिलाफ बोलूंगा। लेकिन ताई को तो व्यक्तिगत संबंध है। जो वहां गवर्नर है अनुसुईया उइके, कंबाइन मध्य प्रदेश से लेके मेरे उनके संबंध थे। हम जूनियर पत्रकार थे, तब ताई के पास जाते थे, ताई के हाथ का खाना खाते थे। एक दिन उनका फोन आता है और फूट फूट के गवर्नर राज्यपाल मणिपुर की फूट फूट के रोई है। झूठ नहीं बोलूंगा, पब्लिक स्टेटमेंट कर रहा हूं। मैंने बोला दीदी मत रो, आपकी क्या गलती है? बोले पाप तो मेरे सर ही मढ़ेगा ना, राज्यपाल तो मैं हूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती रही सभी को कि एक बार मणिपुर आइए, इसको शांत करिए। उनके अनुसार हजारों के तादाद में लोग मरे हैं, ये 103 और 170 के आंकड़े भूल जाइए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो भूल जाइए। कैसा कोई महिला शक्ति वंदन बिल ला सकता है इस पार्लियामेंट में और कह सकता है कि मैं इस देश की आधी आबादी के लिए काम कर रहा हूं? शर्म आनी चाहिए उसको। यदि इस देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियों की इज्जत के साथ कोई खेलता है, एक गुंडा, माफ करो तुम्हारा सांसद है और उसके वजह से 3-4 सीट और आ सकते हैं यूपी में, तो आप उस लड़कियों के ऊपर पुलिस भेज छोड़ देते हो? बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला आदमी महिला शक्ति वंदन, ये 3 शब्द करने के नैतिक अधिकार नहीं उसके पास। सवाल ये पूछना चाहिए, क्या हमारे घर की बेटी हम कल स्पोर्ट्स में कोई भेजेगा? क्यों भेजेगा स्पोर्ट्स में? यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, उनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं 4 गुंडे और उनको बचाया जाता है। कोई सवाल पूछता है सांसद में? हर एक की निजी जीवन जिंदगी होती है, हर एक अपना निजी जीवन में हर एक के अपने विचार होते हैं, हर एक की अपनी दोस्ती होती है। लेकिन महुआ मोइत्रा के फोटो आप रिलीज करते हो, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? हाँ, सांसद हैं और किसी पार्टी में हाथ में ग्लास लेके बैठी है तो वो व्यभिचारी हो गई। और गुजरात में जो आप पे इल्जाम लगाए उसका क्या? क्योंकि वो इल्जाम आप पे है इसलिए कोई बोलेगा नहीं। सवाल पूछना होगा। कई अंधभक्त नाराज हो जाते हैं। हमने कहा सवालों से डरना क्यों? ये भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को पूछते हो गीता की उत्पत्ति क्या है, जिस गीता को सबसे महान ग्रंथ माना जाता है पूरे विश्व में। दर्शन शास्त्र में गीता से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये गीता क्या है? गीता सवाल जवाब ही तो है। यदि अर्जुन सवाल ही नहीं पूछता तो श्री कृष्ण जवाब यूं ही नहीं देते। इस सवाल जवाबों के बीच में ही गीता आती है। लेकिन यहां सवालों से भागने वाले लोगों से करे तो क्या करेगा? सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन यदि वो जवाब नहीं देते तो सवाल पूछते रहना चाहिए। कहीं तो शर्म आएगी। यदि उनको नहीं आएगी तो उनको चुन के देने वालों को तो शर्म आएगी। कहीं ना कहीं किसी को तो शर्म आनी चाहिए। इसीलिए जब से हमने देखा 2014 से, मैं तो बार बार हर जगह कहता हूं कि ये सरकार मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए खोलती है। और ये मेरा दावा है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को हर मंच से ललकारता हूं। आंकड़े आपके, आप बैठेंगे, आपके आंकड़ों के साथ बैठेंगे। आंकड़े अशोक वानखेड़े की रिसर्च सेंटर के नहीं होंगे। आंकड़े आप ही के मंत्रालय के होंगे। आपके प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा, आपके मंत्रियों का वक्तव्य होगा, आपके लोकसभा में दिए हुए जवाब होंगे और आपके वेबसाइट के आंकड़े होंगे। आए बैठ के चर्चा करें। लेकिन फिर उसमें यह मत कहना कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। मैं बोल रहा हूं कि बैंक में इतना सारा एनपीए कैसा हो गया?
आप कहते हो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब आप कहां गए थे? अरे भाई हो गया ना, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इस देश ने इंदिरा गांधी जी को भी रास्ता दिखा दिया था। तो अब तो आइए, बात करने के लिए तो कोई तैयार नहीं हो रहा। आज इस मंच से फिर मैं ललकारता हूं, आए आंकड़े आपके होंगे, विश्लेषण हमारा होगा, और विश्लेषण वही करेंगे जो वाहियात विश्लेषण नहीं होगा। राहत इंदौरी का एक बहुत बढ़िया शेर है, इंदौर से यह राहत भाई अभी नहीं रहे, तो उनका शेर वर्तमान नेतृत्व में फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे इंट्रोड्यूस करते समय भी काफी शेर वगैरह बोले, तो मैंने बोला एक हाथ मैं भी टिका दूं। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरे जुबान से मेरा परवरदिगार बोलता है। साहिब कुछ और काम जैसे उन्हें आता ही नहीं, साहब जैसा कुछ काम और उन्हें आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलते हैं। 4 सदियों के संतों को इकट्ठा बात हमारे प्रधानमंत्री करवा सकते हैं। नाले के ऊपर मटका उल्टा रख के गैस से स्टोव जला सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बादलों के पीछे प्लेन ले जाके रडार से भी छुपाया जा सकता है, ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इजाद की। हमारे प्रधानमंत्री जी हवा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी अलग कर सकते हैं। वो शास्त्रज्ञ है, वो स्पिरिचुअल गुरु है, वो वेद उपनिषद के ज्ञाता है, वो शिक्षाविद है, वो न्यायाधीश है। वो ऐसा कोई विधा नहीं है जहां मेरे प्रधानमंत्री का दखल नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, आप सब कुछ हो, प्रधानमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के मायने हर त्योहार पे पगड़ी बदल बदल के आने के नहीं है। प्रधानमंत्री के मायने अपने फोटो खिंचवा के हर जगह लगवाने के नहीं है। प्रधानमंत्री के मायने अपने मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो बूढ़ी मां को वरांडे में लाके सारे दुनिया को, मीडिया को बताने का नहीं है। मैं अभी चाय पीने ताई के यहां गया था, ताई की भी मां है, लेकिन ताई ने तो नहीं कहा कि मेरी मां आई है तो मैं अशोक वानखेड़े के सामने बता दूं कि मैं मां की बड़ी इज्जत करती हूं, तो उसको ऊपर से नीचे लाओ, उनको पूरी तकलीफ दो और फिर चरण छूते हुए बताओ देखो मैं चरण छू रही हूं मां के। अरे हर देश में हर आदमी मां से प्यार करता है। ऐसा कोई यहां बैठा नहीं होगा जो अपने जन्मदिन के दिन मां का आशीर्वाद नहीं लेता होगा। लेकिन एक ही आदमी है जो गुफा में मेडिटेशन भी कैमरा वाले के साथ जाता है। मुझे उससे भी आपत्ति नहीं, हर एक का शौक होता है। दिखास और छपास का रोग है, ये मनोवैज्ञानिक डिसीज है। इसको दिखाना चाहिए लोगों को, डॉक्टर को, कि हर जगह मैं ही देखूं, हर जगह मैं ही बोलूं। ये सब करिए, आपको पूरा छूट है, आप सब करिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनिए। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आप इस 144 करोड़ देश के देनदार हैं। इनके लिए आपने क्या किया आज तक? 370 किया, पहले नोटबंदी किया। नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी में 4 लाख करोड़ वापस आने थे, ब्लैक मनी। कितने पैसे आए अभी तक बताने को तैयार नहीं, क्योंकि आए नहीं, सारे ब्लैक के व्हाइट हो गए। नोटबंदी में इन्होंने कहा था कि आप मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दीजिए, नहीं तो मुझे फांसी दीजिए। झूठ तो इतना बोलते हैं कि अभी तक 10-15 बार फांसी जा चुके होते हैं। हर जगह पे क्लेम करते हैं कि मुझे फांसी दे दीजिए, क्योंकि जो चीजें है नहीं, जैसे प्रेमिका के साथ जब प्रेमी बोलता है तो चांद तारे लेके आऊं, अरे तू ऊपर के मंजिल पे नहीं चढ़ सकता यार, 4 तारे ऊपर लेने की बात करता है, क्योंकि ये बोलने के जुमले होते हैं। और अमित शाह जी ने तो बोल ही दिया कि जो भी प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको सीरियसली मत लिया करो, वो चुनावी जुमले होते हैं। तो ये जुमले वाला प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। इस देश में यथार्थ के धरातल पे उतर के काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ये देश को कहिए मेरे पे कर्जा है, मुझे साथ चाहिए, ये देश लुटवा के देगा प्रधानमंत्री को। ये देश हमेशा संकट के समय प्रधानमंत्री कोई भी हो उसके पीछे खड़ा हुआ है। इस देश की जनता ने कभी प्रधानमंत्री को नाराज नहीं किया। लेकिन आप करिए तो सही, क्या करेंगे? बार बार आरोप लगता है यूपीए की सरकार ने बहुत भयावह उद्योगपतियों को पैसा लुटवाया।
ये उद्योगपति जो भाग के गए हैं और अब वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल किसी उद्योगपति को भागने नहीं दूंगा और बैंक को स्ट्रीमलाइन करूंगा और बहुत सारी बातें हो रही है। आरबीआई का आंकड़ा आया है, परसों का ताजा है, पहली धार की है। 2014 से लेकर 2023 तक पब्लिक बैंक्स का 10 करोड़ 41 लाख 10,41,000 करोड़ पब्लिक बैंक्स का एनपीए हुआ है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का 14,53,000 करोड़ हुआ है। कुल मिला के 24,94,000 मतलब 25 लाख करोड़ एनपीए हुआ है 2014 से 2023 तक। अब जरा यूपीए के डकैती और लूट पे आइए। मनमोहन सिंह ने तो डकैती की इन सरकार के अनुसार। यूपीए के पूरे 10 साल में 1,58,000 करोड़ पब्लिक बैंक का ही एनपीए हुआ है, 2,17,000 करोड़ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, कुल मिला के 3,76,000 करोड़। मैं इसको 4 लाख समझता हूं। 24 लाख 25 लाख इनका, 4 लाख यूपीए सरकार का। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने देश को बचाया है और यूपीए ने सरकार को, बैंकों को डुबाया है। मुझे उनकी डिग्री को लेके आशंका लोगों के बीच में है, मुझे भी है। जन्म तारीख को लेके भी आशंका है, चलो ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं गुजरात का बनिया हूं, मुझे लगा मैथमेटिक्स तो इस आदमी का ठीक होगा, लेकिन गणित का भी इतना कच्चा है कि इसको 5 लाख करोड़ छोटे है और 25 लाख करोड़ ज्यादा है, यह भी नहीं समझ में आ रहा है। यह भी बार बार कहता है कि देखो हमारे तो सिर्फ 25 लाख करोड़ रुपए हमने एनपीए किए। यूपीए के सरकार में 5 लाख करोड़ हुए और लोग ताली बजाते हैं। मुझे उन पे तो दया आती है, लेकिन ताली बजाने वालों से ज्यादा दया आती है कि आप मान कैसे रहे हो। कुल मिला के जब मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट ने इसका जरा मैथमेटिकल एनालिसिस किया तो 11 साल में जितना एनपीए मनमोहन सिंह सरकार ने किया उसकी बराबरी नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 17 महीने में की थी। इससे आप समझ जाओगे, जब वो कह रहे थे चुनाव के पहले उनको 65 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए कि 60 महीने में यह होने वाला था। ये आंकड़े हैं और ये भयावह है। ईडी का आंकड़े बताता हूं। अभी ईडी को लेकर रोज सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, रोज हम स्टोरीज कर रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया का केस चल रहा है जमानत का। जज साहब ने उनको पूछा ये काहे में अरेस्ट है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में अरेस्ट है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है? बोला हाँ। मनी किधर है? मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मनी किधर है। बोले नहीं, वो 35 लाख का चेक दिया था अरोड़ा जी ने। किसको दिया था? सिसोदिया जी को दिया था, तो चेक से मनी गया है। बोला हाँ। किसके अकाउंट में गया है? मनीष सिसोदिया के किस अकाउंट में गया है? बोले नहीं, वो पार्टी फंड में गया है। तो बोले फिर पार्टी को पार्टी बनाओ, मनीष सिसोदिया को क्यों बनाया? बोला नहीं सर, ये मनीष सिसोदिया प्रोसेस का पार्ट थे इस मनी लॉन्ड्रिंग में। बोले अच्छा। बोले ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस है चेक लेना? सर्वोच्च न्यायालय को हमारे देश के सर्वोच्च वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, उनको ये उदाहरण देना पड़ा कि यदि किसी का किडनैप होता है और पुलिस उस किडनैपर को पहले ही पकड़ लेती है पैसे लेने के पहले, तब हम ये कहते हैं कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, फिर भी वो क्रिमिनल है क्योंकि उसने अगवा किया है, उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। उसको प्रोसेस कहते हैं। ये कौन सा प्रोसेस हो गया कि उसने पार्टी का चंदा लिया? बोले नहीं, वो गोवा में 100 करोड़ रुपए खर्चा किए चुनाव में। तो बोले आपको गारंटी है कि 100 करोड़ शराब वाले गए? आर यू कंफर्म? नहीं। बोले सर हम देखेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी को आप पार्टी बनाएंगे? नहीं सर, उसमें सोचना पड़ेगा। तो बोले सोचिए, बताइए
ये केस है। अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली, 9 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट 1 करोड़ 40 लाख की। बताइए, न्यायाधीश जमानत देते समय कहते हैं कि इस पे तो ईडी का केस ही नहीं बनता। अब इस पे अंधभक्त कैसे खेलते हैं, देखिए टेक्निकल ग्राउंड पे कैसे खेलते हैं। तुरंत कहते हैं अरे कोर्ट ने जमानत दी, कोर्ट को लगता होगा यदि निर्दोष है तो छोड़ ही देते। अरे मूर्खो, कोर्ट के सामने जमानत के लिए केस आया था, इसका ईडी का केस ऑलरेडी दूसरे कोर्ट में चल रहा है। सिसोदिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी को, अरे आपका केस जिस दिन ये ईडी के कोर्ट में जाएगा नीचे, ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले दिन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा केस बनाया आपने, इसको ठीक से बना के लाइए। ये हमारे देश की ईडी है। अब ईडी ने इसका रिकॉर्ड देखिए, ईडी का 5900 जांचें की हैं 2014 से, 1100 केसेस दर्ज किए हैं, उसमें सिर्फ 24 लोग दोषी पाए गए और वो 24 में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ये 24 में छोटे मोटे लोग हैं जो थोड़ा बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कहीं, जिनका सेटिंग नहीं हुआ ईडी में, वो दोषी हो गए हैं। ये हमारे देश की ईडी है, ये हमारे देश की सीबीआई है, क्योंकि एजेंसी का उपयोग पहले भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल स्कोरिंग में नहीं हुआ है। अब मैं तो जहां भी जाता हूं प्रोग्राम में, तो जब कहते कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, मैंने अपनी चाणक्य मत कहिए उनको, आई हैव ऑब्जेक्शन, जुगाड़ू कहिए। चाणक्य उसको कहते हैं जो राजनीति का खेल करके किसी की पार्टी तोड़े और अपनी सरकार बनाए। शरद पवार ने जब पहली बार गुलोत की सरकार बनाई थी तो वो चाणक्य था, वो उन्होंने इधर से उधर से बराबर करके तोड़ा था। उसमें सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कुछ नहीं थी। यहां तो सीबीआई इनकम टैक्स ईडी से हाका लगाया जाता है। हाका, ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं, पुराने जमाने में जब राजा महाराजा नवाब शिकार करते थे तो एक मचान पे बंदूक लेके बैठते थे। बेचारे सारे सेवक पूरे जंगल में ढोल पिटते हुए घूमते थे और वो जानवरों को पुश करते थे जिस साइड पे मचान लगा हुआ है। फिर वो शेर का झुंड आता था, फिर वो ऊपर से गोली मारते थे, एक हाथ शेर मर जाता था, फिर राजा साहब आके फोटो खिंचवाते थे बंदूक लेके। तो ये जुगाड़ू ऊपर बैठा रहता है बीजेपी का चोगा लेके, गले में जो गमछा डालते हो। ईडी सीबीआई हाका लगाती है और ये जो तुम्हारे जानवर है जंगल के, मैं माफी चाहूंगा ताई, ये जो जानवर है जंगल के, ये जैसे ही सामने आ जाते हैं वो गले में टक टक टक। और जो आदमी सालों कांग्रेसी था वो एकाएक बीजेपी वाला हो जाता है। इतने जल्दी विचार परिवर्तन, मतलब गिरगिट भी नहीं करता इतना कलर बदलना, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं ये सब भ्रष्टाचारी है। बहुत कमाया। मुझे जब बोला जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे तो आपको क्या तकलीफ है, आपके मित्र अरेस्ट हो रहे, इसका मैंने, मेरा कोई मित्र नहीं भाई। पहली बार 10 बार अरेस्ट हो जाए, उसको फांसी भी दे दो तो मुझे अच्छा लगेगा। सवाल यह है कि वो भ्रष्टाचारी तुम्हारे पास आते से सदाचारी कहां से हो जाता है। भोपाल में प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे करप्ट पार्टी एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ सिंचन घोटाला, हजारों करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। हमने कहा कि ठीक है, 1400 करोड़ रुपए अटैच हो गए, अब समय आ गया है अजित पवार का अंदर जाने का। लेकिन 3 दिन बाद अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। अमित शाह हाथ पहनाते हुए बोलते, दादा पहले क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा किसी बीजेपी वालों को, यार क्या किया तुम लोगों ने। बोले नहीं, आप समझे नहीं, इसके पीछे कारण है।
बोला अमित शाह मधेपुरा बैंक में डायरेक्टर थे, उसका घोटाला कितने का था? 1600 करोड़ का। 70,000 करोड़ का घोटाला, ये हम कब करेंगे? तो हमको कोई सिखाने वाला चाहिए। तो हमने ये बाहर से इंपोर्ट किए हैं फैकल्टी। कई बार मुझे बुलाया जाता है किसी जर्नलिज्म के कॉलेज में कि अशोक जी आप नागपुर आए हो तो एक दो क्लासेस लेके जाइए। तो ये अजीत पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, ये हसन मुशर्रफ दिल्ली घूम रहा था जमानत के लिए, वकील पूछ रहा था, मंत्री हो गया। मैं और इसके बाद देखिए मोटी चमड़ी कितनी है, मतलब आपको कितना बेवकूफ समझते हैं लोग, मूर्ख समझते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे पास बैठ नहीं सकता, मेरी तपीश इतनी है कि अरे भाई कौन सी तपीश? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हो, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो, भ्रष्टाचारी जैसे ही सामने आ जाता है आप बर्फ का गोला बन जाते हो। कहां गई तपीश आपकी? ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये इतने मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सुनते हैं, आप सुन के उनके कहने में आते हैं, इसलिए ये विचार मंच पे आना पड़ता है और बोलना पड़ता है। ये गरज ही नहीं थी। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का जो मतदाता है वो गरीब है, वो अशिक्षित है, वो संकटों से जूझ रहा है, लेकिन मूर्ख नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इंदिरा जी को लोगों ने घर भेज दिया, जहां जहां सरकारें बदली, लेकिन इसको क्या हुआ कि तुरंत आप राम मंदिर के नाम से चले जाते हैं। अरे राम मंदिर ठीक है अपने जगह पे। अब आप मुझे बताइए, राम अयोध्या में 100% नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ देता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं अयोध्या गया था, अभी 4 दिन पहले अयोध्या से ही आया हूं। मैं राम मंदिर नहीं गया। मेरे राम मेरे को मेरे मन में दिखते हैं, मेरे राम मेरे को वहां दिखते हैं जहां राम को होना चाहिए। मेरा राम मुझे जंगल में दिखेगा, शबरी के बेर खाते हुए दिखेगा, वानरों की फौज खड़ी करते हुए दिखेगा, केवट के बोट में दिखेगा। मेरा राम महलों में नहीं है, 18,000 करोड़ के मंदिर में मेरा राम नहीं रह सकता। ये राम है। ये राम का नाम लेने से ये राम को रोज अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए जहां तुम्हारे राम वहां मेरे नहीं, क्योंकि तुम नाम राम का लेते हो, काम रावण के करते हो। एक स्टैलिन ने बोल दिया दक्षिण भारत में कि मैं सनातन धर्म के खिलाफ हूं, तो पहली बार बोला क्या? डीएमके, द्रविड़ मुन्नत्र कजगम, इस पार्टी का जन्म ही सनातन के खिलाफ हुआ है। वो तमिलनाडु की राजनीति है, वो सनातन के खिलाफ ही बोलते हैं, इसलिए डीएमके के मेंबर है। एआईएडीएमके जो डीएमके से बाहर निकली, वो विचारधारा से नहीं निकली, सेम विचारधारा की है, वो भी परिवार को मानते हैं। वो बाहर इसलिए निकले क्योंकि उनको सत्ता का संघर्ष था। तमिलनाडु में तो हमेशा सनातन धर्म की खिलाफत की है, लेकिन स्टैलिन ने बोला, इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सारे लोग एक लाइन से, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सब सनातन धर्म के खिलाफ हो गए। ये सनातन धर्म के खिलाफ है। अब आओ बात करो, मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी हुई, 3 लिस्टें जारी हुई, चौथी, पहले 2 लिस्ट आई बड़े बड़े नामों की, फिर एकदम अनाउंसमेंट हो गया, तीसरी लिस्ट आई सिर्फ एक नाम की, और वो लिस्ट ज्यादा दूर की नहीं है, अमरावती से नागपुर जितना है उससे ज्यादा नजदीक छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में एक ऐसे महिला को टिकट दिया जिसके ऊपर रामायण जलाने का एफआईआर दर्ज है, जो रावण की पूजा करती है, राम की निर्वसना करती है और आदिवासियों को हिंदू मानने से मना करती है। गोंडवाना पार्टी की चीफ हुआ करती थी। भाजपा को राम की रामायण जलाने वाले, रावण की पूजा करने वाले उम्मीदवार भी चलते हैं यदि उन्हें लगता है कि ये जीत जाए।
ये सनातन धर्म की बात करेंगे, ये मेरे राम की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जिस दिन जाएंगे राम मंदिर का ओपनिंग करने, उस दिन ये सवाल उठना चाहिए, राम की प्रतिया जलाने वाले आपके साथ कैसे होते हो? महात्मा गांधी का नाम लेते हो, स्वच्छता अभियान चलाते हो, और महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वाले के साथ पार्लियामेंट में बैठते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अंबेडकर जी का नाम लेते हुए थकते नहीं हो, रोज संविधान को अपने पैरों के तले रोनते हो, शर्म नहीं आती? दुख इस बात का है, ये वो करते जा रहे हैं, कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। सवाल है आप क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं देख रहे? मैं मानता हूं हर आदमी पत्रकार नहीं हो सकता, हर आदमी नेता नहीं हो सकता, लेकिन मैं बार बार कहता हूं आपके पास एक ताकत है। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। जब आप एक बटन दबाते हो ईवीएम मशीन का, वो बटन 20 सेकंड का नहीं दबाते हो आप, आने वाले 5 साल का भविष्य किसी के हाथ में आप देते हो। वो आपको देखना होगा कि आप किसके हाथ में भविष्य देते हो। आप उम्मीदवार देखिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं कल सायाजी शिंदे एक एक्टर है, उनका मुकुल शिव कुमार करके एक बहुत बड़े प्रख्यात गायक है, और ये कुमार गंधर्व के बेटे हैं। वो उनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ी चीज दिल को छू गई। उसमें मुकुल ने कहा कि मैं कभी भी बच्चों को स्कूल भेजते समय, जब मैं स्कूल गया तो मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, मैंने हमेशा टीचर को पहले देखा। आजकल हम स्कूल में बच्चे डालते हैं तो बिरला का स्कूल है, बड़ा स्कूल है, फीस ज्यादा है, ये एयर कंडीशन स्कूल है। ऐसे ही आपको राजनीतिक दल नहीं देखना होगा। आप उम्मीदवार को देखिए, कौन है उम्मीदवार आपका। मैं किसी के भी प्रोफेशन से बुरा नहीं मानता। इस देश में ऑटो चलाने वाले से लेके पत्रकार से लेके टाटा बिरला तक मैं सबको मानता हूं कि ये एक ही लोग हैं, सब अपना अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर कल मैं पत्रकार हूं, लोग सुनने आ रहे हैं, तो कल मैं अमरावती से टिकट ही मांग लूं क्या कि इतने सारे लोग आ गए? मुझे क्या मालूम अमरावती की समस्याएं। कोई किसी फिल्म में एक्टर बनता है और टिकट मांगता है और आप लोग वोट दे देते हो। ये अमरावती का अपमान नहीं है, ये आप लोगों का अपमान नहीं है। हनुमान चालीसा कौन नहीं पढ़ता? मैं पढ़ता हूं, मैं तो बोलता हूं, मैं घर से सुबह टीका लगा के लगा, तुम तो बिल्कुल, मतलब इसमें क्या है? अरे मेरी आस्था है मेरे धर्म में, मैं महाकाल का भक्त हूं, रोज जल चढ़ा के निकलता हूं। लेकिन मैं जो जल नहीं चढ़ाता उसको गाली तो नहीं देता ना, ये मेरी आस्था है। हनुमान चालीसा कौन नहीं पढ़ता? सभी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। वो पढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते, पति पत्नी पढ़े, रोज पढ़े, घर में पढ़े। हनुमान चालीसा किस लिए थी? हनुमान चालीसा का लिखा ही इसलिए गया है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों को भूल जाते थे हनुमान। तो जब भी हनुमान जी से कोई काम करना होता तो सब हनुमान जी की प्रार्थना करते थे, हे कपिल, वो शुरू होता था राम दीता तुलिता बलधाना। तो हनुमान जी को बताते थे कि तेरी ताकत क्या है, आप करो, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल करो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से अमरावती में बारिश हो जाएगी? किसानों की समस्या हल हो जाएगी? जो नेता सिर्फ मंदिर में जाके समस्या हल करता है उसे जूते से मारनी चाहिए। मैं इतने कड़े शब्द इसलिए उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि वो आपको भटका रहा है, उसकी औकात नहीं है आपके समस्या को हल करने के लिए, तो मंदिर के सामने जाके आपका नाक रगड़ता है। मैं भी रगड़ रहा हूं, आप भी रगड़ लो। भगवान भी उसी को देते हैं जो मेहनत करते हैं। राम के नाम से पत्थर तो तैर गए, लेकिन राम का नाम लिखने से पत्थर तो समुद्र में जाके नहीं गिरे ना, किसी ना किसी को तो पत्थर उठा के रखना पड़ा समुद्र में। ये तो राम का नाम लेके भूलते हैं। समस्याएं क्या है? आज अमरावती की प्रॉब्लम बेरोजगारी है, यहां के किसान की बढ़ती हुई आत्महत्या है, यहां के हेल्थ सेक्टर का काम है। यदि मुझे किसी चैनल पे किसी दिन जाना होता है और मैं लेट होता हूं तो मैं पूजा नहीं करता। पत्नी कहती है पूजा, मतलब आज नहीं, आज तुम निपटा लो, मेरा काम मेरी पूजा है।
चैनल पे जाना ये मेरा काम है। मेरा भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा कि चैनल का काम छोड़ के मैं पूजा करते बैठूंगा। एक बहुत बढ़िया कहानी है, सुनने के लिए सब लगता है कि सुन रहे तो सुना रहा हूं कि भगवान विष्णु के पास नारद पहुंच गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि लो आपके सबसे बड़े भक्त आ गए। तो भगवान जी हंस दिए। तो नारद कहे क्यों, माता ने मुझे सबसे बड़ा भक्त कहा तो आप क्यों हंस दिए? बोले नहीं मैं तो नहीं मानता तुम्हें भक्त। बोला अरे 24 घंटे जो नारायण नारायण करता हो वो भक्त नहीं हुआ तो कौन होगा? तो बोला चलो तुम्हारी मैं टेस्ट लेता हूं। उनके सर के ऊपर एक कटोरा रख दिया पानी का पूरा भर के। बोले नारद पृथ्वी की प्रदक्षिणा करो, पानी गिरना नहीं चाहिए इसमें से। नारद पूरा टाइम बैलेंस करते 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 आए आधे घंटे में। बोले माता चेक करो बूंद गिर गया क्या? नहीं। बोला नारायण कितनी बार बोला? अरे बोले वो तो सारा मेरा ध्यान ऊपर ही था। तो बोले ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना भगवान? बोला करेगा, चलो। वो पृथ्वी पे लेके आए। एक किसान नारायण नारायण करते हुए अपना खेत जो रहा था, उसने कहा ये काम भी कर रहा है और नाम भी ले रहा है, ये मेरा भक्त है। तो भगवान का भक्त वो, हनुमान का भक्त चालीसा पढ़ने वाला नहीं, जो काम भी करे और चालीसा भी बोले वो भक्त है। चालीसा तो राजनीति है, ये धर्म के चाशनी से बाहर आइए आप कृपा करके। हर एक में भगवान है। अरे हम किसकी भूमि में है? ये जिला किसका है? तुकडोजी महाराज का। मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देवा अशा न पावायचं नाही रे। अरे दगडाचा देव त्याले वडराचं भेव। अरे तुकडोजी महाराज ने तो भगवान को भी डरा हुआ दिखा दिया। इस भूमि में यदि आज ये चल रहा है हिंदू मुसलमान, तो ये तुकडोजी महाराज का आश्रम बंद करके इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवाओ। तुकडोजी महाराज को इतना अपमानित मत करो। ये वो धरोहर है देश की। बाकी तो कई स्वयंभू राष्ट्र संत आ गए हैं जो अपने नाम के आगे कोई भी आजकल राष्ट्र संत लगा देता है। मैंने भी सोचा अच्छा बिजनेस है, खूब पैसा इसमें। तो किसी ने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? मैंने बोला रिटायरमेंट के बाद थोड़ा संस्कृत में कुछ सीख लूंगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूंगा और अशोकानंद अशोकेश्वर का अवतार आ जाएगा। पैसा भी बहुत है, मानने वाले लोग बहुत है। राष्ट्र संत जोड़ दूंगा, किसी के बाप की बपोती है कोई भी लगा देता है। एक ही देश में राष्ट्र संत हुआ, संत तुकडोजी महाराज, जिसे देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्र संत। ये यही है आपसे चंद किलोमीटर दूर। चंद किलोमीटर दूर के आदमी को हम भूल गए और लाल किले से कोई बकवास करता है उसको हम सुन रहे हैं। अडानी जी का मामला लीजिए, पार्लियामेंट में आप बोलोगे अभी बोला माइक बंद करते हैं, ये हमने पहली बार देखा। मैंने उस पार्लियामेंट में मैंने पीलू मोदी को सुना है। मैं सौभाग्यशाली रहा, मैंने ऐसे पार्लियामेंट लोकसभा कवर किया है कि जहां शेर शायरी उठने की इच्छा नहीं होती थी, कविताओं पे कविता होती थी, शेर शायरी होती थी, एक दूसरे को कटाक्ष होता था, हंस हंस के लोटपोट होते थे। और ये अभी तक चला, मनमोहन सिंह के दौरान भी चला। क्या सुषमा स्वराज और क्या मनमोहन सिंह की शेर शायरी के दौर चलते थे। और आज माइक बंद करो निलंबित करो, माइक बंद करो निलंबित करो। निलंबित नहीं हो रहा है, निलंबित करने का प्रयास करो। उसका बॉयफ्रेंड ढूंढो, कॉलेज में किसके साथ लफड़ा किया उसके फोटो ढूंढो। एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, एथिक्स ये शब्द का उच्चारण पार्लियामेंट में होना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा शब्द है एथिक्स। किसी महिला के अपने निजी संबंधों के फोटो उछाल के आप एथिक्स की बात करते हो। ये ऐसी तमाम चीजें हैं। अडानी के बारे में लोग कहते हैं कि अडानी के बारे में, अडानी देश का विकास कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल विकास कर रहे हैं। शरद पवार जी को भी लगता है विकास कर रहे हैं, उन्होंने अपने 2 पन्नों में लिखा है। हो सकता है शरद पवार का पैसा लगा होगा, इसलिए उनको डिफेंड करना भी जरूरी है। लेकिन मुझे एक देश का नागरिक हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं इनकम टैक्स देता हूं। हर साल मुझे 70 से 80 हजार रुपए या कभी कभी 1-1.25 लाख रुपए भी वापस आते हैं, क्योंकि मैं पेमेंट टैक्स करवा के ही लेता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि दूरबीन लगा के मेरे पीछे भी लोग लगे। तो मेरे देश पे सवाल पूछना मेरा अधिकार है। एक उद्योगपति जो इस देश में डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है, पोर्ट्स पे काम कर रहा है,
एयरपोर्ट्स पे काम कर रहा है, लॉजिस्टिक्स में काम कर रहा है, पेट्रोलियम में काम कर रहा है, एनर्जी में काम कर रहा है। यदि उसके पास चाइना फंडिंग है, पाकिस्तान का पैसा आता है, ड्रग मनी है, टेररिज्म मनी है, तो पूछने का अधिकार तो है। क्यों नहीं पूछूंगा? आपके कंपनी में 10 कंपनियों का पैसा लगा है, ठीक है, 10 कंपनी का पैसा लगे, स्वागत है, भारत में निवेश होता है, स्वागत करना चाहिए। अडानी जी के कंपनी में ऑस्ट्रेलिया का एक क्वींसलैंड करके राज्य है, वहां का पैसा लगा है। क्वींसलैंड में एम्प्लॉइज फंड है, वो फंड इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों का अपॉइंट किया है, कंसल्टेंट को। उस कंसल्टेंट ने कहा कि एक अच्छी कंपनी है अडानी पावर, उसमें लगा दीजिए, तो उन्होंने लगा दिया। लेकिन कितना लगाया? जो उनके पास टोटल फंड है उसका 0.01% उन्होंने अडानी को दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। अब एक मॉरिशस की कंपनी है, उसने भी अडानी जी को पैसा दिया, लेकिन अपना जो पैसा है उसके से 99.3% पैसा दिया एक ही कंपनी को, और कहीं इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं उसने। हम कुछ नहीं पूछ रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप चोर हो, हम ये पूछ रहे कि इस कंपनी का बाप कौन है, ये कंपनी का मालिक कौन है। तो उधर से जवाब आता है ये कंपनी मॉरिशस में लीगल है। मैंने बोला सवाल इलीगल लीगल का नहीं है, ये पैसा किसका है? डीआरआई के डायरेक्टर ने 2014 में सेबी को एक पत्र लिखा, सिन्हा साहब को, कि अडानी पावर ने यूएई से मशीनें खरीदी, वो मशीनें 1500 करोड़ रुपए ज्यादा कीमत देके खरीदी है, और ये 1500 करोड़ रुपए यूएई की जिस कंपनी में गए हैं उन्होंने वो 1500 करोड़ रुपए आगे एक मॉरिशस की कंपनी में दी है, जिसका मालिक विनोद अडानी है, जो गौतम अडानी का बड़ा भाई है। कृपा करके इसकी इन्वेस्टिगेट करिए। सिन्हा साहब ने पत्र लिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सिन्हा साहब को आपका भविष्य सिक्योर करना था। अभी सिन्हा साहब अडानी की कंपनी में डायरेक्टर है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको पास सारा तो दे दिया था सब। सेबी ने कहा कि ये कंपनियां विदेश में हैं, इनके बाप कौन है नहीं बता पा रहे क्योंकि कंपनियों में कंपनियां हैं, हम जरा डिफिकल्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही तो ईडी का काम है। ईडी का काम ये थोड़ी है हाका लगाना है, गमछा पहलवाना। ईडी का काम सरकारें तोड़ना, सरकारें बनाना नहीं है। ईडी का काम ये देखना है, ये देखिए आप कहां से आया। ईडी देख नहीं पा रही है, और ईडी ये नवंबर तक नहीं देखेगी, नवंबर 24 तक, क्योंकि नवंबर 24 तक चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं दिल्ली में। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो मैं देश से प्रार्थना ही कर सकता हूं भगवान से कि अच्छा ऐसा ही कोई दूसरा चंद्रचूड़ आ जाए, लेकिन पता नहीं बोबड़े आ गया तो फिर मरण है, क्या कर सकते हैं। ये हमने आंखों के सामने देखा है। नहीं, जो वस्तुस्थिति है बोलनी पड़ेगी, किसी ना किसी को बोलनी पड़ेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरेंगे, आप बोलेंगे मुझे मेरे खिलाफ बेइज्जत का, जेल डाल सकते हो डालो, किसने क्या, अल्टीमेटली कुछ नहीं करोगे तो भी जेल में जाना है। सिसोदिया ने कुछ नहीं किया तो भी जेल में जाना है। राहुल गांधी को सिर्फ मोदी मोदी बोल दिया तो 2 साल की कर दी। अब उस मोदी में कितने मोदी तेली थे? एक मोदी मारवाड़ी है, एक मोदी जैन है, एक मोदी पारसी है, कहने को तो मोदी मुसलमान भी है, सैयद मोदी। लेकिन मोदी बोलते सी उबाल आता है, एक ही मोदी, बस नरेंद्र मोदी। सारे मोदी उसी में समाहित है। ये कैसे हो गए? समीर वानखड़े के टाइम पे मैं किसी भी चैनल पे जाता था तो पहला सवाल यही होता था कि ये समीर वानखड़े कौन है, आप बताइए। तो मैंने बोला मुझे ये मालूम था कि वानखड़े कुणबी भी होते हैं, वानखड़े शेड्यूल कास्ट भी बौद्ध भी होते हैं, और वानखड़े सोनार भी होते हैं, वानखड़े अब मुसलमान भी होते हैं, ये पता पड़ गया। और एक अभी प्रोग्राम में मैं था नागपुर में, तो मिर्जा साहब थे हमारे वकील साहब, तो मैंने बोला मिर्जा जी भी मेरे भाई बैठे हैं, मेरे रिलेटिव ही है। तो सबने हंस दिया। मैंने क्यों, समीर वानखड़े है ना हमारे में, तो कोई मुस्लिम रिलेटिव नहीं हो सकता क्या? तो ये किस हद तक गिरावट हो रही है? मैं ये सवाल पूछता हूं। मैं या कोई उद्बोधन करने, ज्ञान देने नहीं आया हूं, कीर्तन करने नहीं आया, मैं आप लोगों को जगाने आया हूं। आप मतलब जगिए मत, आप ये मत कहिए कि बस सुन लिया और चले गए। ये जब कोई अंधभक्त मिलता है वो बीमार है। देखिए
कोई भी अंधभक्त है उसको बीमार करके ट्रीटमेंट करिए, उसको समझाइए, प्यार से समझाइए इस अंधभक्त को, क्योंकि वो भी हम में से ही था। उसे ही हिंदू खतरे में है। 65 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, जो मुसलमानों की पार्टी कही जाती है। मैं बीजेपी की ही बात सुन रहा हूं, बोले मुसलमानों के प्रति ज्यादा प्रेम था इनका। ठीक है, मुसलमानों की पार्टी। 65 साल मुसलमानों की पार्टी ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 से 56 इंच का सीना क्या आ गया, हिंदू खतरे में आ गया। सवाल हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में ही लोग हैं। ये अपना खतरा बचाने के लिए हिंदुत्व की ढाल आगे करते हैं। कर्नाटक के लोगों ने जवाब दे दिया, उन्होंने बता दिया बजरंग बली का मायना क्या है। कर्नाटक में ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म नहीं चलता, एक दक्षिण की लेबोरेटरी थी उनकी हिंदुत्व की। लेकिन जब अति हो जाती किसी चीज की, जब कोरोना की अति हो गई तो मंदिर बंद हो गए थे और अस्पताल चल रहे थे। तो जब ये भ्रष्टाचार, व्याभिचार और तानाशाही की अति होगी, तब आपको भगवान को भूलना होगा, धर्म को भूलना होगा। और आपका धर्म यह होगा कि इस देश में लोकतंत्र कैसा बचाना है, इसके लिए प्रयास करना होगा। कई बातें हैं, कई सरकारें गिरती हुई। अब महाराष्ट्र में देखिए, एक जमाने में मुझे महाराष्ट्र में गर्व होता था कि महाराष्ट्र में एक मैच्योर्ड पॉलिटिक्स है, एक प्रगल्भता है राजनीति में, कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी करेंगे तो एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी खाएंगे। ये अभी नारायण राणे मुझे परसों के दिन बता रहे थे कि मैंने विलासराव देशमुख के खिलाफ इतना फ्रंट खोल दिया, पूरा 1 घंटा में बोलता रहा। उसके बाद लंच ब्रेक हो गया, विलासराव के कमरे से फोन आया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि घर से टिफिन आया है, खाना खा रहा हूं। बोले घर से आया क्या लाए हो? मैंने कहा फिश आया आज। बोले रुको, अकेले मत खाओ, मैं आ रहा हूं। और मुख्यमंत्री आके खाना खा रहे। ये अब कहां गया? अब मैंने उन्हीं नारायण राणे को पूछा, मैंने साहब इतना अच्छा माहौल आप बोल रहे हैं, फिर ये कान के नीचे बजाऊंगा वाला कहां से आ गया? अरे तू असा नको मला टीव्ही सारखा बोलू सारखा। मतलब कल दया आ रही थी मुझे। मैंने अभी कहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को भी अभी किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। वो इसलिए नहीं, वो मुझे भाई मानते हैं। मैं आज भी कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस के पूरे परिवार के साथ मेरे पर्सनल रिलेशन है, मैं आज भी उनको भाई मानता हूं। वो इसलिए कि वो कह रहे थे कि ये महाविकास आघाड़ी का वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अब कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे, नौकरी पे नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी का पाप जो है हम क्यों ढोए? अरे लेकिन पाप मत ढो, लेकिन उन पापियों को क्यों ढो रहे हो? इस महाविकास आघाड़ी का पाप जिसने किया वो सारे तो पापी ही है आपके साथ। उप मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री बना है, ये वही तो है जिन्होंने पाप किया है। मुझे पापी चल जाते हैं, पाप नहीं चल जाता। और इतनी कौन सी गन पॉइंट पे, मतलब महाविकास आघाड़ी मरणासन्न स्थिति में है। किसी भी बीजेपी वाले पूछे, बोले खत्म हो गई, पवार खत्म हो गया, सेना खत्म हो गई। और जब खत्म ही होगी तो डरना किस बात का? उन्होंने 2003 2010 में किया, उसको आपने क्यों रिपीट किया? क्यों जीआर निकाला? क्या जरूरत थी? फाड़ के फेंक देते, बोलते थे नहीं करते, जाओ तुम लोगों ने किया था, हमारी सरकार है, तुम्हारी औकात में हो जो कर लो। तुम क्या मजबूरी थी कि जीआर निकाला? क्योंकि ये जीआर आप चाहते थे। ये जीआर नहीं था, एक नया रास्ता था खाने का। ये रिजर्वेशन टालने का रास्ता था। ये गरीबों के और इस देश के, इस राज्य के जो होनहार युवा है, जो नौकरी के लिए आशा लेके बैठे हैं, उनके ऊपर एक कुठाराघात था। क्योंकि आपको लड़के नौकरी करने वाले नहीं चाहिए, आपके लड़के काम करने वाले नहीं चाहिए। सारे लड़के काम करेंगे तो फिर आपका झंडा कौन उठाएगा? जय श्री राम का नारा कौन लगाएगा? पत्थर कौन फेंकेगा? हिंदू मुसलमान कौन करेगा? इसके लिए फौज चाहिए। किसी नेता का लड़का आज तक नहीं मरा है। मरा है किसी पिछड़े जाति का लड़का, मरा है किसी मध्यम वर्गीय का लड़का, मरा है किसी गरीब का लड़का। मेरे 35 साल के पत्रकारिता में मैंने कभी नहीं देखा किसी नेता का लड़का झंडा लेके गया हो और उसको गोली लगी हो। वो गए आजादी के दिन जब लोगों ने गोलियां खाई है। और भगत सिंह, राजगुरु, ये सब इतिहास के पन्नों में बंद हो गए हैं। और अच्छा हुआ, बहुत बुरा लगता है कहने में। आज यदि भगत सिंह जिंदा होते तो इन पे बम फेंकते, आज राजगुरु होते तो इन पे बम, इनकी हत्या करते।
क्योंकि जिन मानवीय मूल्यों के लिए उन्होंने काम किया, जिस अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने काम किया, उससे भी ज्यादा हुकूमत अब गंदी है। अंग्रेजों ने तो महात्मा गांधी को कम से कम अरेस्ट करने के बाद मीटिंग के लिए टेबल पे बुलाते तो थे, ये बुलाते भी नहीं है। आपके घर में जो परिवार बैठा है उसको भी पीड़ित करना शुरू करते हैं। यह है आज के समय का एक संकट। हमने हमारी जिंदगी जी ली, 2024 का समय आने वाला है। 2024 में यदि यही तानाशाही सरकारें वापस आती हैं तो लिख लीजिए, अगली बार या आखिरी बार फोटो लगा रहे हैं आप आंबेडकर जी का। ये लगाने का भी आजादी आपके पास नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ मोदी जी के और अमित शाह के फोटो होंगे, वही सब कुछ होंगे। संविधान तो अभी रोंदा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के हर निर्णय के खिलाफ आप एक लॉ लेके आते हो, तो ये संविधान की अवहेलना नहीं है तो क्या हुआ? कौन है कस्टोडियन संविधान का? न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका काम करती है, विधायिका कानून बनाती है, और जब वो गड़बड़ होता है, जब संविधान के खिलाफ कोई छेड़खानी होती है, तो फिर अंकुश उठता है न्यायपालिका का। अब उस अंकुश को आप मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपके पास एक मदमस्त हाथी जैसा आपके पास समर्थन है। इससे ज्यादा समर्थन तो बाकी राज्यों में भी था। अभी बात की थी जवाहरलाल नेहरू की, उनके पास उससे ज्यादा समर्थन था। राजीव गांधी के पास ज्यादा समर्थन था। लेकिन ऐसा तानाशाही नंगा नाच मैंने नहीं देखा। हुआ होगा, आटे में नमक होता है, नमक का आटा गूंथते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं, इतना भयानक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमने तो हमारी जिंदगी काट ली है, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। यदि ऐसी ही तानाशाही इस देश पे चलती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां किसी नेता के फोटो को हार नहीं पहनाएगी जूते का। और आपको और हमको, मेरा बेटा मेरा ही फोटो निकाल के बोलेगा आज श्राद्ध है, 2 जूते मार इसको। मेरा भविष्य बर्बाद किया इसने। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। आप करिए, बिल्कुल आप जात पात देखिए, आप धर्म देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उम्मीदवार ऐसा देखिए जो 50 के खोखे में बिक नहीं जाए। उम्मीदवार देखिए कि जो आपके साथ रहे, होटल, झाड़ी, पहाड़ी देखने ना जाए, और आप उनको बोलो कि साहब आपको झाड़ी पहाड़ी जाना है तो हम चंदा इकट्ठा करके चिकलदरा भेज देते, पास में है, देख लेना। इसके लिए गुवाहाटी जाना जरूरी नहीं है, कामाख्या माता जाना की जरूरत नहीं है, माहौल चले जाइए, रेणुका माता यही है। लेकिन ये मामला कामाख्या माता का या झाड़ा पहाड़ियों का नहीं था, ये 50 खोखे का था। और अब ये 50 खोखे उनको सोने नहीं दे रहे, क्योंकि जनता उनको ठिकाना नहीं दे रही है। और हारने के बाद ये जो दिल्लेश्वर बैठे हैं ऊपर, ये पहचानना भूल जाएंगे। ये बोलेंगे आप कौन? हम तो नहीं जानते आपको। सर हम आपके साथ आए थे, आपकी मूर्खता थी, हमको जरूरत नहीं आपकी। अभी देवेंद्र फडणवीस का ऐसा ही किया उन्होंने। बुरा लगता है जो मुख्यमंत्री रहा, 106 सीटों होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री रहना पड़ा। उनको भी, मतलब जब मैंने बोला कि दिखाने की जरूरत है, इसीलिए कि उनको भी वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। जो ऐसी कुछ भी उठपटांग बातें करते कई बार, ये प्रॉब्लम है। मैं उनको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि साथ किया दिल्ली वालों ने ऐसा। बेचारों ने इतनी मेहनत करी, इतना 6 महीने तक रात को गॉगल पहन के और क्या क्या पहन के जाते थे, ऐसा भाभी बोल रही थी। इसके बावजूद इतना मेहनत करके सरकार बनाओ और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिले, दुख तो होता है, किसी को भी होगा। तो ये सारी बातें मैंने आपके पास रखी। और मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत, सोशल मीडिया पे जब आप वीडियो करते हो तो आपको 5-5 हजार नीचे कमेंट्स आते हैं। उसमें ज्यादातर कमेंट यही आते हैं कि हम आपके लिए डर रहे हैं, हमको डर लग रहा है आपका, कल आपके साथ कुछ होने जाए। एक हमारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे, नाम तो नहीं लूंगा, वो नागपुर आए, मैं अकोला जा रहा था भास्कर के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि मैं एक गाड़ी साथ में दे रहा हूँ, कुछ लड़के रहेंगे गाड़ी में। बोले किस लिए? बोले नहीं आप इसे अकेला मत घुमा करो। मैंने कब तक गाड़ी दोगे?
मैंने बोला जब मेरी खत्म हो जाएगी कि तुम्हारे लड़के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब मेरी नहीं हुई तो ये जो ढोकला जिलेबी है ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जानने की बात है। तो कुछ लाइनें थी तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अब आप सभी के लिए है। जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे कुछ भी ना कहो, जब सब यह कहे वक्त बुरा है, जब सब यह कहे, जब यह सब कहे कि यह वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब यह कहे कुछ सोचो तो, जब सब यह कहे कुछ समझो तो, जब सब यह कहे कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदियों का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात पर खतरा जान का हो। जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे कुछ भी ना कहो, तब समझो पतझड़ ऋतु आई है, तब समझो मौसम दार का है। जब सहमी सहमी रूंदों को यह बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे कुछ भी ना कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है। तो यही सच्चाई आप लेके जाइए, आपके अल्फाज जिंदा रखिए। मैं आया हूं, मेरा आना यहां सार्थक तभी होगा कि जब इससे आप कुछ घर ले जाइए। मैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर राजनीतिक दल में सापनाथ और नागनाथों की कमी नहीं है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, राष्ट्रवादी में भी है, लेकिन हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ये भी जान लीजिए। तो उम्मीदवार देखते समय उम्मीदवार देखिएगा कि जो 50 खोखे में बिके नहीं, जो आपके लिए लड़े, जिसके लिए अपनी पार्टी से ज्यादा उसका मतदाता हो, जो आपका दर्द समझे, आपका दर्द खुद का दर्द आप पे ना ला दे। आजकल यही हो रहा है, पूरे देश ये अपना ही दर्द आप पे लाते हैं। आप जाते हो कि बहुत सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है मेरे को भी आजकल ज्यादा कान में दर्द हो रहा है, आप वापस अपना सर दर्द डॉक्टर का कान दर्द लेके आते हो। तो ये सारा ऐसा हो रहा है। तो ये तमाम चीजों से मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अमित शाह के खिलाफ नहीं हूं। वैसा देखा जाए तो यदि मेरे मित्रों की लिस्ट में बता दूं तो सबसे ज्यादा इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि सुमित्रा महाजन जो इंदौर से सांसद थी, बाद में स्पीकर रही, वो मुझे मानस पुत्र मानती थी। कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझे दिल्ली दिखाई, दिल्ली में पत्रकारिता कैसे करनी है ये मुझे कुशाभाऊ ठाकरे के समय गोविंदाचार्य थे, उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे दिल्ली समझाई। ये लोग हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं उन लोगों को आज भी ढूंढ रहा हूं, दिख नहीं रहे हैं। भाजपा में ऐसे भी लोग हैं कि जो उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन एक पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। समय आया है उस पत्थर को हटाने का। कांग्रेस में भी ऐसे लोग होंगे, आपके सामने भी लोग होंगे। तो इस धर्म कांड में मत जाइए, कर्म कांड पे विश्वास करिए। और कर्म कांड के मायने पूजा अर्चना और चालीसा नहीं है, कर्म कांड के मायने हैं अपने कर्म को करना, वही धर्म है। और वो धर्म है अपने मतदाताओं के प्रति आप कितना आश्वस्त होते हो। आज इस मंच के द्वारा आपके सामने आया, आपने इतनी तादाद में मेरे विचार सुने। निर्भय बचो निर्भय बनो विचार मंच। आशा करता हूं कि 2024 के बाद इस मंच का वाइंड अप करेंगे और इसी मंच की जगह हम विकास करो मंच स्थापित करें, जो नए विकास की बात करें। यहाँ आए कोई नए एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट की बात करें, यहाँ आए या नौकरियों में आईएएस कैसे बनते हैं इसका क्लास हो। यदि इस देश में एक पत्रकार को आके ये बताना पड़ रहा है कि देश में झूठ परोसा जा रहा है और आपको कितना मूर्ख बनाया जाता है, ये बताने का यदि काम आए किसी पत्रकार पे, तो वो उसके जीवन का बहुत बड़ा एक ऐसा घिनौना समय है जो मैं नहीं चाहता मेरे पे फिर से आए। ये अमृत समय अडानी के लिए हो सकता है, अमित शाह मोदी के लिए हो सकता है, मेरे लिए ये विष का काल है, विष काल है। क्योंकि जहां मेरा लोकतंत्र खतरे में है, जहां गांधी जी और आंबेडकर जी की
जो शिक्षाएं हैं उस पर ग्रहण लगता हो तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो उठ के खड़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं आप भी ऐसा ही साथ दीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।